हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे तो उस दौरान जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू एंटर इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज भी हो सकती है और सप्लाई भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो एंथैल्पी की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एंथैल्पी चेंज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू एंटर इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अगर एटम इलेक्ट्रॉन को इजिली एकोमोडेट कर लेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। और अगर एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली एकोमोडेट नहीं करेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव रहेगी। ठीक है, नेगेटिव हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव रहती है जनरली, ज़्यादातर केसेस में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, एटम के न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी। और न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज अगर छोटा है तो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि स्मॉलर साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगी। तो डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव। ठीक है, हाईली नेगेटिव। अगर एटम का साइज बड़ा है तो एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। तो हम बोल सकते हैं एटम का साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव। एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर ऐसे एटम में हम इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही कम होगी और इवन पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आल्सो अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स में सबसे पहला है वेरिएशन डाउन द ग्रुप। जब एक पीरियोडिक टेबल में हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज करता रहता है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। लेकिन जो एटम का साइज इंक्रीज करेगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इस केस में जब भी हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ता रहेगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। जैसे एल्कली मेटल में हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -72.8। लिथियम का साइज और बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -59.8। सोडियम में और बड़ा हो गया -53.1 और सीजियम में सबसे बड़ा है तो इस केस में -46.0। सीजियम के नीचे फ्रांसियम भी है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, उसकी ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो स्टडी नहीं हो पाई है, लेस स्टेबल है वो। इसके बाद है वेरिएशन अलॉन्ग ए पीरियड। जब भी एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हो कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता रहता है। और यहाँ पे हमने देखा एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होती जाएगी। तो इस पीरियड में अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं इनकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती रहेगी।
जैसे लिथियम की -59.8, बेरिलियम में ऑलमोस्ट 0, बोरोन में -83.0, कार्बन में और बढ़ गई -127.5, नाइट्रोजन में ऑलमोस्ट 0, फ्लोरीन में और ज़्यादा बढ़ गई -327.9 और नियोन में पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जनरली लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती रहती है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, बेरिलियम और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट 0 है और नियोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारा मेन पॉइंट है, हैलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपने पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन का एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जैसे सेकंड पीरियड में ही हम देख लें तो इसमें फ्लोरीन हैलोजन है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है -327.9। ऐसा क्यों है? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास रखने की, एकोमोडेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। क्यों सबसे ज़्यादा है? आपको पता है हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np5 और हैलोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये मोस्ट स्टेबल नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन बना देगा। और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2Np6। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हैलोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इजीली कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए एकदम से इसको लेके अपने पास रख लेगा। तो हैलोजन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रिटेन करने की, इसलिए हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अपने पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव while those of beryllium, magnesium, nitrogen and phosphorus are almost 0। यहाँ पे हमने देखा कि नोबल गैसेज नियोन है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा बेरिलियम की 0 है, बेरिलियम के नीचे अपने ग्रुप में क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी 0 है ऑलमोस्ट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 है। नाइट्रोजन के नीचे अपने ग्रुप में आएगा फास्फोरस, इसकी भी ऑलमोस्ट 0 है। तो ऐसा क्यों है? अब नियोन की पॉजिटिव क्यों है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। नोबल गैसेस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np6, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस की। और नोबल गैस नहीं चाहेगा कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेके ये डिस्टर्ब हो जाए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो नोबल गैसेज नहीं चाहेंगे कि ये अनस्टेबल हो जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं लेना चाहेंगे। फिर भी अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम में 2s2 और मैग्नीशियम में 3s2। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे। इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 रहेगी, बहुत ही कम नेगेटिव या ऑलमोस्ट 0। सेम केस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है p ऑर्बिटल की। नाइट्रोजन में 2px1, 2py1, 2pz1 और फॉस्फोरस में 3px1, 3py1, 3pz1। ये भी बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी नहीं चाहेगा कि उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 रहती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब फ्लोरीन के नीचे ग्रुप के अंदर क्लोरीन आता है। हमने पढ़ा कि जब भी हम एक ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि टॉप से बॉटम में आएंगे तो साइज बढ़ता रहेगा, लेकिन इस केस में अपोजिट हो रहा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू 327.9 किलोजूल मोल इनवर्स 1 है। होना क्या चाहिए था? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फ्लोरीन से कम होनी चाहिए थी। क्लोरीन फ्लोरीन से नीचे है
और क्लोरीन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ऐसा क्यों है? इसका बहुत सिंपल सा कारण है साइज ऑफ क्लोरीन इज बिगर देन साइज ऑफ फ्लोरीन। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर होगा फ्लोरीन में, ध्यान से सुनेंगे, फ्लोरीन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2p ऑर्बिटल के अंदर आएगा, और क्लोरीन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3p ऑर्बिटल के अंदर आएगा। अब 2p का साइज छोटा है, 3p का साइज बड़ा है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये 2p का है और ये 3p का साइज है। इसमें जो ब्लू कलर का है फ्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जब हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया रेड कलर में, तो क्या होगा, p ऑर्बिटल का साइज छोटा होने की वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगी। When electron is added in 2p orbital, due to smaller size of 2p orbital, there is electronic repulsion. But due to electronic repulsion, the electron gain enthalpy of fluorine becomes less. Less क्यों होगी? जब रिपल्सन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाह रहा है, उसको एकोमोडेट नहीं करना चाहता है फ्लोरीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। और फ्लोरीन में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो 3p ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है और रेड कलर में हमने एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी 3p ऑर्बिटल में वो कम होगी एज कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, कम रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में एकोमोडेट इजीली करेगा। जब इजीली एकोमोडेट करेगा क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल में, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन, इट हैज़ हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।